हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया, मस्त। चलो यार, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बच्चों? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो यार जल्दी से हेडिंग डाल लो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यार बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे की वीडियो को आप लोग को देखना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और हेडिंग डाल लो, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। देखो यार, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा यार आप लोगों को परसेंटेज का कैलकुलेशन आना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। ठीक, तो पढ़ तो रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन मैं बोलूंगा यार केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है ये, एक्चुअली मैथ्स है, इसमें केमिस्ट्री है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब हम लोग पहले जानते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, CH4 कंपाउंड का। ठीक, यदि मैं CH4 का मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास की, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 16, इसमें से 12 ग्राम कार्बन का और हाइड्रोजन का 4, दिस इक्वल टू 16। मेरा सवाल आपसे है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। बच्चा को दिख रहा है यार, मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैं जानना चाहता हूं कि कार्बन का परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है इस CH4 में। कैसे बताएंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4 क्या होगा, मतलब टोटल मास में कार्बन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। तो इसलिए यार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर बता दो यार, क्या हो जाएगा? कार्बन का परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज निकालने का फंडा क्या होता है? जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास को ऊपर, नीचे आ जाएगा टोटल मास, और इनटू में 100। यही करना होता है ना परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहां में परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे मास ऑफ कार्बन, नीचे टोटल मास, और इनटू 100 कर दो। आ गया यार परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, टोटल CH4 का मास कितना? 16 ग्राम। 16 में से कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। तो यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा, नीचे टोटल मास 16 लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा 100। अब इसको यार 4 3 जा 4 4 जा 4 से 25 जा 25 इंटू 3 75%। मतलब CH4 में कार्बन का परसेंटेज क्या आ रहा है? 75। यदि मैं पूछूं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, क्या बोलूंगा मैं? 25। कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं यार, यदि कार्बन 25 आ रहा है तो बचा हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। तो इसलिए यदि मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहूं तो यह आ जाएगा 25%। चलिए, हमको ऐसे नहीं, हमको ऐसे मेथड से जाना है, कोई बात नहीं यार। देख लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाय मेथड कैसे निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर किसका मास रखेंगे? जिसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास कितना है? 4। नीचे क्या आ जाएगा? 16, इनटू में क्या आ जाएगा? 100। अब यार ये 4 4 जा, और यहाँ से 4 से 25 जा, कितना आ गया? 25%। समझ में आ रहा है ना? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, टॉपिक का नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मतलब किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है ना, उसका परसेंटेज क्या होगा टोटल में से, बस उसी को हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन कह देते हैं। समझ में आ रहा है? कितना इजी है। इसमें क्या केमिस्ट्री लगा? कहीं केमिस्ट्री है? लगा कहीं केमिस्ट्री? हाँ यार, एक जगह केमिस्ट्री है। बस ये कार्बन CH4 में कार्बन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का मास, बस यही है केमिस्ट्री। बाकी इसमें कुछ भी केमिस्ट्री वाला चीज है ही नहीं। तो बस यार केमिस्ट्री कहने के लिए, बाकी सब मैथ्स है। तो चलो यार, अब हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिफाइन कर देते हैं, और फॉर्मूला क्या लिखेंगे उस चीज को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह से परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या बोलूंगा मैं? जिस भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, नीचे क्या आ जाएगा? टोटल मास, या फिर बोलो मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और परसेंटेज की बात हो रही है तो यहाँ पे इनटू 100 करना पड़ेगा। इसमें तो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, उसका मास ऊपर, नीचे टोटल मास, और इनटू में 100। CH4 का भी इसी तरह कर रहे थे ना। मान लो यार हमें H2O कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज चाहिए। कैसे निकालेंगे यार ऑक्सीजन का परसेंटेज? वीडियो पॉज कर यार खुद से कोशिश करो। हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, टोटल मास कितना? 3।
ये मैं ग्राम एटॉमिक मास में ले रहा हूँ हर एक का एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसलिए यार तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ग्राम ग्राम कहाँ से आ गया, ये सब ग्राम एटॉमिक मास है। तो ऑक्सीजन का हमें मास परसेंटेज बताना है। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्या बोला मैंने, ऊपर किसका मास, ऑक्सीजन का। तो H2O में ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 16। नीचे क्या आएगा, परसेंटेज निकाल रहा है, टोटल मास देख सकते हो, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो H2O का मोलर मास क्या है, 18 ग्राम। अच्छा, मोलर मास से कंफ्यूज मत होना यार। मोलर का मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, एक मोल का मास। और एक मोल का मास कितना होता है, जैसे H2O का एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम ही होता है ना। अच्छा, एक मॉलिक्यूलर मास होता है, एक मोलर मास, दोनों में डिफरेंस समझा देते हैं तुम लोग को। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों में डिफरेंस क्या है यार, जरा समझ लो। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH4 का। मैं यदि CH4 का मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास CH4 का कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि मॉलिक्यूलर मास की बात करो, मॉलिक्यूलर मास, तो 16। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो 16 के साथ यूनिट क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का यदि मास है तो उसको U से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मोलर मास का मतलब एक मोल एटम का मास या एक मोल मॉलिक्यूल का मास। यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल है, तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास का क्या होगा वैल्यू, ये बताया यार अब तुम लोग। हाँ, क्या हो जाएगा, तो 16 तो ठीक है, 16 तो होगा, लेकिन यूनिट क्या है, ग्राम। बताया था ना, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाम देते हैं और ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो CH4 का एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, और ये हो जाएगा इसका मोलर मास। तो बस मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस यही है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट U होगा, मोलर मास का यूनिट ग्राम होगा। क्यों हो रहा है ऐसा समझ में आ रहा है ना, मोलर का मतलब एक मोल का मास, और एक मोल का मास को हम लोग ग्राम में रिपोर्ट करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास में U आएगा। देख, तो यही बस डिफरेंस था। अब हम लोग ऑक्सीजन का मान परसेंटेज निकाल रहे थे, तो 16 में 100 × 100, 2 8 जा 2 9 जा। अब यार ये कैलकुलेशन 800 बाय में 9, इसको कितना परसेंटेज लिख सकते हैं यार, बता दो तुम ही लोग। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 यार 88.88% आ जाएगा। और यदि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जानना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, तो 2। अभी देखिए मैं बाय प्रोसेस चल रहा हूँ, ऐसे तो 100 में से माइनस कर दो, पता चल जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा। मैं बाय प्रोसेस जा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम। नीचे टोटल मास, टोटल कितना मास है, 18 ग्राम इंटू 100। यहाँ से 2 9 जा, तो 100/9 आ गया। 100/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 110, 9 1 जा 9, फिर मतलब इतना आ जाएगा परसेंटेज। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से परसेंटेज यदि निकालना हो तो हम लोग बहुत ही आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा, समझ रहे हो। हार्ड है क्या, हाँ बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है यार, इससे ईजी और क्या हो सकता है। सिंपल सा यार 8th 9th में यार परसेंटेज निकालना सीखे हो तो वही परसेंटेज यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, कुछ नया तो कर ही नहीं रहे हैं। तो चलो यार 1-2 कंपाउंड का और हम लोग सीख लेते हैं किस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। चलो अब नेक्स्ट हम देते हैं एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में सबसे पहले यार इसका मॉलिक्यूलर मास जो मोलर मास है वो लिख लो, क्लियर। उसके बाद आगे की काम हम लोग करेंगे। कैल्शियम का मास कितना होता है याद है? अब तक तो यार सब बच्चा को एटॉमिक मास याद हो जाना चाहिए, हर बच्चा को यार याद हो जाए। नहीं याद हुआ तो फिर यार क्या मतलब है, बार बार कॉपी पलट रहे देख रहे, कोई मतलब नहीं यार। उससे अच्छा परमानेंटली कॉपी को बैग में रख दो, अलमीरा में रख दो, सील कर दो, खत्म कहानी। पढ़ने वढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है इसके बाद। कैल्शियम का मास कितना होता है 14, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48। तो इस तरह से टोटल हो जाता है 100 ग्राम, क्लियर। हाँ चल, अब हम जानना चाहते हैं कैल्शियम का परसेंटेज क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा। 3 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहले जानते हैं कैल्शियम का परसेंटेज क्या होगा। तो कैल्शियम का परसेंटेज, तो कैल्शियम का मास ऊपर रखो, कैल्शियम का मास कितना 40, नीचे टोटल मास कितना 100 और इनटू में 100, तो यार डायरेक्ट कितना आ गया 40%। कैल्शियम का परसेंटेज कितना आ गया 40%। समझ रहे हो, देख रहे हो ना, सिंपल मैथ्स लग रहा है। फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहते हैं, तो कार्बन का मास कितना है 12 है, बाय में टोटल मास कितना 100, इनटू में 100 कितना आ गया 12 आ गया। और इसी तरह से परसेंटेज ऑक्सीजन यदि है तो 48/100 इनटू 100 कितना आ गया 48%।
तो अब उम्मीद है यार तुम लोगों को ये परसेंटेज कंपोजिशन, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। आ गया ना? हाँ आ गया, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप नोट कर लो, अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा और आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो यार अब नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ। सवाल देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पहले तो मैं सवाल रीड कर देता हूँ, उसके बाद यार तुम लोग को बनाना है। ठीक है, पहले सुन लो सवाल क्या है। वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कोरिस्टोन। देखिए एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कोरिस्टोन, CORISTONE। अब कोरिस्टोन क्या होता है, ज्यादा मत सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं, जहाँ सोचना पड़ेगा वहां सोचना। ठीक, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं। मान लो यार हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, बात बराबर। आगे सवाल पढ़ो और बढ़ो। वन मॉलिक्यूल ऑफ कोरिस्टोन कंटेन्स 12 कार्बन एटम। कोरिस्टोन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है? 12 कार्बन एटम है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आगे सवाल पढ़ते हैं। इफ वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन इज 32%, वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन, यानी जो कोरिस्टोन जो सब्सटेंस दिया था ना उसमें कार्बन का परसेंटेज है 12, ये क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी 32 है, कार्बन का परसेंटेज कितना है? 32 है। देन फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोरिस्टोन। अब इस कोरिस्टोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट बताना है, फार्मूला नहीं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। कैसे किया जाए? तो चलो यार, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सवाल है तो सब कुछ वहीं से सोचना पड़ेगा अपने को। कोरिस्टोन एक सब्सटेंस है जिसमें हमें पता है कार्बन के 12 एटम है, मतलब कोरिस्टोन एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के 12 एटम है। इसके अलावा भी कुछ एटम्स एलिमेंट होंगे। कोरिस्टोन में कार्बन के 12 एटम है, 12 एटम है, और भी इसके अलावा कुछ एलिमेंट है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। नहीं पता तो हम मान लेते बाकी जो एलिमेंट है उसको एक्स मान लिए। लेकिन एक चीज कंफर्म है, इस कोरिस्टोन में कार्बन का 12 एटम प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि मैं लिखूंगा कोरिस्टोन का, तो C12 इंटू बाकी पार्ट को मैंने x मान लिया, जो भी हो सकता है भाई। C12 बाकी पार्ट में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का 10, 12, 15 नाइट्रोजन, जो भी हो, सल्फर हो, कोई भी एटम्स हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इस पूरे पार्ट को जो हमें नहीं पता उसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में? तो ये कोरिस्टोन हो गया, कंपाउंड कोरिस्टोन हो गया। अब इस कोरिस्टोन में क्या दिया? वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन इज 32 दिया है, 32%, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन दिया है 32%। अब तुम लोगों का काम है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताओ यार। तो कार्बन का परसेंटेज, तो यहाँ पे कोरिस्टोन में कार्बन के कितने एटम है? 12, एक एटम का मास होता है 12, तो 12 एटम का मास कितना हो जाएगा? 144। यानी कोरिस्टोन में कार्बन का मास कितना है? 144। नीचे क्या आएगा? टोटल मास। टोटल मास का है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये तो होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक्सप्रेशन। परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखना है ना, तो कार्बन का मास ऊपर, नीचे टोटल मास इनटू 100, ये क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ कार्बन, और दिस इक्वल टू 32। हमें निकालना क्या पता है? हाँ? क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोरिस्टोन, मतलब यही तो निकालना है। अब बता, कहीं क्या हमको C2H का फार्मूला का जरूरत पड़ा? कोरिस्टोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका कहीं जरूरत पड़ा? नहीं, कहीं जरूरत नहीं पड़ा। हमें तो पूछा गया था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोरिस्टोन, मॉलिक्यूलर वेट कहाँ था? एम पूछा गया है। देखो यार, तो इसीलिए जो चीज नहीं पता उसको यार गोली मार और आगे बढ़, उसके बाद अपने आप तुम लोग को दिख जाएगा आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए सवाल जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना आ गया? 144 अपॉन में 32 इंटू में 100। एम को इधर भेज दिया, 32 को इधर ले आया। ठीक है ना, ये सब कैलकुलेशन यार मेरा काम नहीं है, ये मैथ्स वाले का काम है। तो चलो यार, 4 से 8 जा, 4 3 जा, 4 6 जा, सही है। फिर 4 2 जा, 4 9 जा, फिर 2 से 50 जा, 9 5 जा 45, 450 ग्राम आ गया। अच्छा 450, यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट है तो यहाँ पे ग्राम लगाया या यू लगाया? बताओ यार यूनिट क्या होगा? हाँ, यू होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट है, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है इसलिए। तो यहाँ पे लगा दे, यही हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन देख रहे हो? हाँ, तो इस तरह से सवाल यार मॉलिक्यूलर ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे बेस्ट पूछा जाता है। और भी इस पे भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे, डरो मत यार। नहीं बना कोई बात नहीं, अगला मौका आपके लिए। नेक्स्ट सवाल यार ये है, सवाल मैं पहले रीड करता हूँ। C6H5 CH2 होल एंड Br3। फिर से सुन लो, C6H5 CH2 होल एंड Br3। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट दिया है 80, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 है। आगे द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दिस कंपाउंड इज 10%। अच्छा, इस कंपाउंड में ब्रोमीन का परसेंटेज वेट दिया है 10%। कैलकुलेट क्या करना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन।
सवाल, चलो यार स्टार्ट हो जाओ। सवाल बिल्कुल यार लास्ट क्वेश्चन का सिमिलर है, बन जाना चाहिए यार, उम्मीद आप लोगों से। स्टार्ट हो जाओ तुम लोग, इधर मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। चलो सबसे पहले यार ये कंपाउंड है C6H5CH2 होल एंड Br3। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन दिया हुआ इस कंपाउंड में, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन दिया है, कितना परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन दिया है? 10%। कोई बात नहीं, तो हमें क्या करना है, ब्रोमीन का परसेंटेज दिया है, इसका मतलब क्या, हमें मास ऑफ ब्रोमीन ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे क्या रखना पड़ेगा, टोटल मास इनटू में 100 एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 10। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू निकालना। चलो यार वीडियो पॉज करके जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से बनाओ यार तुम लोग। यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। C6 एक कार्बन आइटम का मास 12 इंटू 6 7। देखिए जिनसे नहीं बना था वो इधर ध्यान देंगे। 5 आइटम ऑफ हाइड्रोजन तो 5 मास हो जाएगा, प्लस CH2 का मास कितना होगा, 12 + 2 14, और होल एन का मतलब क्या है, CH2 n टाइम्स है तो इसका मास 14 आ रहा है, इस तरह का n है तो 14n हो जाएगा, प्लस ब्रोमीन, एक ब्रोमीन का 80 और इस तरह का 3 ब्रोमीन है तो 80 × 3 240। इतना समझ में आ रहा है यार तुम लोग को? हाँ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। यहाँ से बता यार कितना आ जा रहा है, 72 + 5 77, ये 77 हो गया, और ऊपर कितना 240 है, 7 7 4 11 2 1 3 317 हो रहा है, ये 370 और प्लस में 14n। तो चलो यार मास ऑफ ब्रोमीन कितना है, अच्छा इस कंपाउंड में ब्रोमीन का मास कितना है ये बताओ, ब्रोमीन का मास कितना है 240। अब मास ऑफ ब्रोमीन 80 मत रख देना, 80 क्या एटॉमिक मास है, एक एटम का मास है, लेकिन इस कंपाउंड में ब्रोमीन कितना है, टोटल 3 ब्रोमीन एटम है, तो टोटल मास ऑफ ब्रोमीन कितना हो गया 240 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे हम 240 रखेंगे। नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 317 + 14n, तो 317 + 14n इंटू 100 दिस इक्वल टू 10, तो यहाँ से 10 उड़ा दो। उसके बाद क्या यार देखो, 317 + 14n दिस इक्वल टू 2400 कर दो। क्या क्या समझ में आया ना, ये 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इस पूरे वाले को राइट साइड में ले चलेगा, मतलब ये चीज़ बनेगा लास्टली। अब ये सब यार छोटा मोटा कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करना सीख लो यार, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, तुम लोग के पास अभी कोई जरिया नहीं है पूछने का, फिर भी यार पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, जहाँ भी कोई भी छोटे छोटे स्टेप्स में प्रॉब्लम है। मान ले यार ये एन का वैल्यू कैसे निकाला, हो सकता है यार कुछ बच्चे को दिक्कत हो, कोई बात नहीं, शर्माना मत, ठीक है, जहाँ शर्म किए तो फिर वहाँ फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो भी प्रॉब्लम छोटा हो बड़ा हो पहले क्लास में बता दिए, डजंट मैटर कि आपका प्रॉब्लम कितना छोटा कितना बड़ा है, तुमको आगे आके पूछना पड़ेगा। हो सकता है यार कहीं दिक्कत आ रहा है कैलकुलेशन में, हो सकता है यार मेरे से कहीं गलती हो गया होगा, आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो इसलिए बता दिया करो जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है। इसलिए यार डरना मत मेरे से, ठीक, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यार फ्रैंक होकर पूछा करो, मैं भी बिल्कुल दोस्त बनकर आपको यार हेल्प करूँगा, ठीक, लेकिन पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं यार आपका दिमाग तो नहीं पढ़ सकता ना, हाँ, तो मैं भी आम इंसान हूँ यार। चल 14n इक्वल टू कितना हो गया 2400 और माइनस 317, यहाँ से n का वैल्यू जो आएगा डायरेक्ट मैं लिख दूँ क्या, n का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। n का वैल्यू यहाँ से अप्रॉक्स में आ जाएगा 149 आ जाएगा, ठीक, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एक्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, 149 हो जाएगा। तो बस इसमें यार देख लिया ना, बस मेन यही था स्टेप, ये वाला स्टेप मेन था, इसके बाद क्या कैलकुलेशन करके n का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो चलो यार जिनका नहीं नोट हुआ था नोट कर लो, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार्ट हो जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। हेमोग्लोबिन कंटेंस, हेमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है, हेमोग्लोबिन कंटेंस 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट, मतलब हेमोग्लोबिन एक कंपाउंड है कोई, ठीक है ना, उस कंपाउंड में आयरन एटम्स भी प्रेजेंट है, आयरन एलिमेंट भी प्रेजेंट है, और आयरन एलिमेंट का परसेंटेज क्या है हेमोग्लोबिन में 0.33%। हेमोग्लोबिन का हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता, हेमोग्लोबिन में कौन कौन सा एलिमेंट है ये भी हमको नहीं पता, हमें बस ये पता है कि हाँ हेमोग्लोबिन में एक एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा, आयरन, और उसका परसेंटेज भी दिया है बाय वेट कितना है 0.33%। बस हमें इतना पता है कि हेमोग्लोबिन में आयरन एलिमेंट है और उसका परसेंटेज बाय वेट है 0.33%, और इसके अलावा हमें नहीं पता कि हेमोग्लोबिन में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। आगे सवाल क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली 67200। ये भी क्वेश्चन में दिया है कि हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 67200 ग्राम है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है हमें। द नंबर ऑफ आयरन आइटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन आर, अब हमें निकालना आयरन आइटम प्रेजेंट है, ये तो हमें पता था, लेकिन कितना नंबर ऑफ आयरन आइटम्स प्रेजेंट होगा ये हमें नहीं पता,
तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया जाए यार? हाँ तो चलो यार मैं बताता हूँ, आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करना। हाँ, हेमोग्लोबिन में आयरन एटम प्रेजेंट है ये पता है, लेकिन नंबर ऑफ आयरन एटम पता नहीं है, हम उसको n मान लेते हैं, Fe। और बाकी हेमोग्लोबिन में और भी कुछ कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें नहीं पता, हमने उसको x कह दिया। हेमोग्लोबिन में हमें पता है आयरन एटम्स प्रेजेंट है, और आयरन में कितने एटम्स है ये परसेंट पता नहीं था, तो मैंने n नंबर ऑफ एटम्स मान लिया, और बाकी क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है उसके बारे में नहीं था, उसको मैंने x कह दिया। अब इसके बारे में आपको क्या दिया, परसेंटेज ऑफ Fe इन दिस कंपाउंड गिवन है 0.33%। क्लियर? अच्छा तुम लोग को बता दिया 0.33, 0.67, 1.33, 1.67 ये सब वैल्यू है, तो क्या कर देना, हाँ बता देना तुम लोग को 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.33% को 1/3 बताया था ना। जब भी इस तरह का वैल्यू रिपीटेड मतलब जो आ जाता है नंबर, वो सबको मैं फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर लेता हूँ, जिससे कि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो चलो आयरन का परसेंटेज, आयरन का एटॉमिक वेट दिया 56, हमने कितना एटम मान लिया आयरन का, n एटम मान लिया, तो 56n, और प्लस बाकी का मास हमें क्या पता है, नहीं पता है, चलो हमें उससे मतलब भी नहीं है। आयरन का परसेंटेज निकालना है ना, तो आयरन का मास कितना लिखूंगा 56n, और नीचे में टोटल मास कितना हो जाएगा आयरन का, हेमोग्लोबिन का 67200। देख यार कितना सवाल इजी हो गया, अब मैं क्या बोलूँ यार, सवाल देख रहे हो कितना इजी हो गया। हमें परसेंटेज ऑफ आयरन का एक्सप्रेशन लिखना था, तो आयरन का n नंबर ऑफ एटम्स माने तो 56 इंटू n, आयरन का मास ऊपर, नीचे टोटल मास आना चाहिए, टोटल मास ऑलरेडी यार सवाल में दिया हुआ है, इंटू 100 इक्वल टू 1/3 हो गया यार, काम खत्म। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऐसा 00 उड़ गया, और देख ले यार 56n इक्वल टू 672 इधर भेजो, बाय में 3 उड़ गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये 224 बच गया, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 224 अपॉन में 56 उड़ रहा है क्या, ये 4 से जाएगा, 4 14 जा, यहाँ से 4 5 जा, 4 6 जा, यहाँ से 4 15 4 जा, n का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। यही तो करना था बस, देख रहे हो बस यार, यहाँ पे एक्सप्रेशन आयरन का लिखना चाहिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा, बाकी आपको करना है कैलकुलेशन, बस सब सवाल में यही है। क्लियर है ना ये सवाल? मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ मजा आ रहा है। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाओ, आप लोग इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, इंसुलिन। इंसुलिन इज अ ड्रग कंटेनिंग सल्फर। मतलब इंसुलिन को एक ड्रग है जिसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, सल्फर। हमें बस इतना पता है कि इंसुलिन में सल्फर प्रेजेंट है, इसके अलावा क्या प्रेजेंट है हमें नहीं पता। आगे, if the weight percent of sulfur in insulin is 3.2, अगेन सल्फर का परसेंटेज दिया है, वेट परसेंट सल्फर का दिया है 3.2, कैलकुलेट क्या करना, फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। मतलब यहाँ पे भी हमें मॉलिक्यूलर वेट ही कैलकुलेट करना है, बट इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है यार, मॉलिक्यूलर वेट भी मिनिमम मैक्सिमम होता है। हाँ तो यार चलो समझते हैं क्या कहने का मतलब है इसका। इंसुलिन में एक एलिमेंट है सल्फर, सल्फर के समथिंग नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, हाँ होंगे, मान लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स SX या SN मान लेते हैं। इंसुलिन में सल्फर कितने एटम्स है, N है। इसके अलावा कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हमें पता है क्या, नहीं पता, तो इसको मैक्स मान लेते हैं। होगा कुछ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ यार गोली मार। और सल्फर के कितने एटम्स, N। हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम मॉलिक्यूलर। अच्छा इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन इंसुलिन दिया 3.2%, और सल्फर का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कब होगा यार, तुम ही लोग जरा सोच के बताओ, सल्फर का तुम कितना एटम रखोगे जिससे कि मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन का मिनिमम आए। हो सकता है सल्फर के यहाँ पे 10 आइटम हो सकता है प्रेजेंट, हो सकता है 9 आइटम, 8 आइटम, 7 6 5 4 3 2 1, कुछ भी हो सकता है ना सल्फर का। क्या n का वैल्यू 0.5 0.4 0.6 0.9 ऐसा हो सकता है क्या यार, कभी नहीं। किसी भी मॉलिक्यूल में देखो कि किसी एटम का नंबर फ्रैक्शन में हो, हमेशा H2O CO2 C6H12 O6, तो किसी का भी तुम लोग ये देखो एटॉमिसिटी फ्रैक्शन में आता हो, कभी नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 10 20 100 कुछ भी हो सकता है, बट इतना क्लियर ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। मतलब ये 1.2 5.2 5.6 ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमें कैलकुलेट करना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो खुद ही से ज़रा सोचो यार, मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम करना, मिनिमम कब होगा, कब होगा मिनिमम, जब n का वैल्यू क्या रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए।
यदि 1 रख दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट जो इंसुलिन का वो मिनिमम आ जाएगा। बस आपको यही दिमाग लगाना था और इसमें इस सवाल में कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली नहीं थी बात। कल तो अब उम्मीद है यार तुम लोग भी बना दो यार। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। सल्फर का परसेंटेज है तो सल्फर का कितना होता है 32 और एक ही आइटम होगा तो मैंने मान लिया। तो सल्फर का 32 अपॉन में टोटल मास m और यही मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इंसुलिन का इंटू 100 इज इक्वल टू 3.2। हाँ चलो यार ये पॉइंट है, पॉइंट जोड़ा यहाँ से 10 आ जाएगा। हमें m कैलकुलेट करना ना, m को उधर भेजो तो ये 32 इंटू 100 इंटू 10, ये 10 इधर आएगा 32 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से उठ गया, यहाँ से 100 इंटू 10 कितना आ गया 1000। मॉलिक्यूलर वेट है तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा U। समझ में आया क्या करना था? तो जब भी किसी क्वेश्चन में मिनिमम बोल दिया जाए तो मिनिमम के केस में आपको क्या करना, उस एटम का उस एलिमेंट का कितने एटम ले लेना है, 1 एटम ले लेना, ओनली 1 एटम। 1 से तो और कम कर ही नहीं सकते हो सल्फर का, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए यही मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। जब सल्फर का वैल्यू 1 तो उससे करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो मिनिमम आएगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो यार। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यार देखो, रीड करता हूं मैं पहले क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पैरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, मतलब कोई एंजाइम है, ठीक होगा यार। बायोलॉजी वाले वो जानते होंगे ये सब एंजाइम के बारे में। हम लोग को यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जानने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन जो बायो वाले यार जान लेंगे। मेरे को तो नहीं पता, मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हूँ इसलिए। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पैरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, लेकिन हमें मतलब भी नहीं है ज़्यादा इस एंजाइम से, ठीक। इस एंजाइम में कौन कौन सा एलिमेंट है नहीं है कोई मतलब नहीं अपने को। इस 0.5% परसेंटेज किसका दिया हुआ है, सेलेनियम। मतलब ये पता है हमें इस एंजाइम में एक एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा, सेलेनियम। सेलेनियम प्रेजेंट है और उस सेलेनियम का परसेंटेज कितना दिया है, 0.5% बाय वेट। सेलेनियम का एटॉमिक मास भी गिवन है यार 78.4 है। आगे द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इज, अब एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ दिया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट था, इस वाले में इस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करना, जो भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम कितना मान लेना, 1 मान लेना। उसके बाद सवाल ये हो जाएगा, समझे? चलिए जल्दी से कर ले यार। एंजाइम में सेलेनियम एटम है, नंबर ऑफ एटम सेलेनियम का 1 मान ले। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना। तो सेलेनियम का मिनिमम कितना नंबर ऑफ एटम हो सकता है, 1 हो सकता है। अब इस सवाल में परसेंटेज ऑफ सेलेनियम क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है 0.5। सेलेनियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 78.4 और नंबर ऑफ एटम्स 1 है सेलेनियम का। तो समझ रहे हो ना तो यार सवाल में क्या रहा बताओ, कुछ रहा, मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम बताना है, दिस इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ गया 78.4 इंटू 100 और नीचे में 0.5 का है तो यहाँ से पॉइंट उड़ गया। उसके बाद यार बता दे बच्चों, चलो 78400 और अपॉन में 5 ये काट दो यार। 5 1 जब 5 2 28, 5 5 से 25, 3 34, 5 6 30, 4 40। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 15680। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, देखो ना, ऑप्शन में नहीं दिया है। तो चलो यार इसको यदि मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ 1.568 तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया। अब यार ये सब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सब यार बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बताए थे ना, हर एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए यार मैं बिल्कुल जीरो से तुम लोग को स्टार्ट किया हूँ। इसलिए कोई भी बच्चा जिनको ये सब नहीं भी आता था उनके पास भी अब एक्सक्यूज़ नहीं बचा कि यार मैं सर मुझे नहीं आता, ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा। क्लियर? तो चलो यार ये अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे और मुझे तो लगता है यार मोर देन ये एनफ हो गया अपने लिए, ठीक। तो अब जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद है आप लोग बना डालोगे, तो मैं इस पर बेस्ट आप लोग को सीट दे दूंगा, आप लोग ये सॉल्व कर लेना। तो अभी के लिए यार लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।